हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 26 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला मुद्दा होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेस के बारे में। देखो, थोड़ा ना ये ना गवर्नर के रिगार्डिंग मुद्दा है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसको भी समझेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा ऑनलाइन गैम्बलिंग के रिगार्डिंग। देखो, ये भी थोड़ा मुद्दा ना इसके साथ रिलेटेड है, मैं थोड़ा समझाऊंगा जब इसको डिस्कस करेंगे कैसे ये रिलेटेड है। और जो तीसरा हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग। टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इन तीनों मुद्दों को आज हम समझेंगे, बट उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे। राइट, तो आप सभी जानते हो, ठीक है, चाणक्य को, राइट, या कौटिल्य भी इनको बोला जाता है। तो इनकी बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र। तो इन्होंने एक बात बोली है, दैट इज करप्शन इज नेचुरल इन गवर्नमेंट एज बीइंग सेल्फिश इन ह्यूमन नेचर। देखो, आप सभी जानते हो कि करप्शन इंडिया का वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस है। अगर आप नोटिस करोगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ये करप्शन के रिगार्डिंग इंडेक्स देती है। तो इन्होंने अक्सर ये नोटिस किया है कि इंडिया में करप्शन हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप लोगों ने भी, आई एम वेरी श्योर, कभी ना कभी करप्शन के कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस देखे ही होंगे। अब यहाँ पर चाणक्य का बात जो कह रहे हैं कि करप्शन काफी नेचुरल हो जाती है। आप सभी ने सुना होगा ना कि जिससे पावर जिसके पास आ जाती है, तो काफी पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो वहीं से पावर के साथ इसको कहीं ना कहीं लिंक किया जाता है। तो यहाँ पर जब हमें पता है कि कोई भी इंसान जब पावरफुल हो जाता है तो उसको मिसयूज करने की टेंडेंसी रहती है, तो हमारे पास कुछ क्या होने चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ताकि इस करप्शन को रोका जा पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो कि कोई भी इंसान ना अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है। मान लो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, तो तीनों के ऊपर ना एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस कुछ ना कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बना रखा है। पर अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे हम ई गवर्नेंस को देख रहे हैं। ये कितने सारे इनिशिएटिव्स आ चुके हैं जहां पे टेक्नोलॉजी की मदद से हम चीजों को ट्रैक कर सकते हैं कि कोई चीज पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, कहां पर पेंडिंग है, किस पर्सन की वजह से कोई फाइल रुकी हुई है, ये सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं। पर अगर आप नोटिस करोगे ना, चाणक्य ने क्या बात करी, आप सभी ने सुना होगा, साम, दाम, दंड और भेद। ठीक है, इनकी नीति थी चार, साम नीति, दाम नीति, दंड नीति और भेद नीति। इसको समझो कि इन्होंने करप्शन को टैकल करने के लिए कैसे बताया। जैसे फॉर एग्जांपल, साम नीति के अंदर इन्होंने बात करी किस तरह से हमें एजुकेट करना चाहिए सभी को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सिटीजन्स को, पब्लिक ऑफिशियल्स को। दाम का आप मीनिंग जानते हो, दाम का मीनिंग क्या होता है, प्राइस, जो हिंदी की जानते होंगे ना, तो प्राइस मीनिंग होता है इसका। तो जैसे फॉर एग्जांपल, किसी इंसान ने मान लो हार्ड वर्क किया, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर या कोई ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, तो उसको क्या देना चाहिए, कुछ ना कुछ प्राइज देना चाहिए। कि मान लो कि आपने अच्छा काम किया, आपको प्रमोशन दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 360 डिग्री फीडबैक आता है, तो उससे क्या पता लग जाता है कि ब्यूरोक्रेट कैसा काम कर रहा है अलग अलग लोगों के हिसाब से। उसी तरह से दंड, दंड भी हिंदी का ही वर्ड है। क्या मीनिंग होता है दंड का, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट दी जा सकती है अगर कोई अच्छे से काम ना करे। जैसे आप नोटिस करते होंगे कि कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर किसी पर्टिकुलर चीज में पकड़ा गया, तो उसको क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है, कि उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, या फिर और एक्शंस उसके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। उसी तरह से भेद नीति, ठीक है, यहाँ पर बात आती है हमारी जो विजिलेंस हो गया, जो स्पाई सिस्टम हो गया, उनकी बात आ जाती है। जैसे सीबीसी हो गया, ठीक है ना, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, सीबीआई हो गया, ये सारे क्या काम करते हैं, एक तरह की विजिलेंस की तरह काम करते हैं अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। तो आप नोटिस कर रहे हो कि जो बातें बहुत टाइम पहले चाणक्य जी कर गए थे, उनकी वैल्यूज आज भी हमें नोटिस करने को मिल जाती हैं हमारे आज के सिस्टम के अंदर भी। ठीक है, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं इनके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट चाणक्य है, कैसे जो उनकी टीचिंग्स थी आज के टाइम पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेबल हैं, वो बताई गई हैं। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि जो हमारे हिस्ट्री के अंदर कुछ अच्छी बुक्स लिखी गई हैं, उनका डेफिनेटली आज के टाइम पर भी रेलेवेंस हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन। और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, अगर हम बात करें ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो वहां पर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर कुछ चीजों को शायद जानबूझकर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, ताकि जब फ्यूचर में वहां पर कोई सरकार आएगी, जब फ्यूचर गवर्नमेंट्स अब उस टाइम की कंडीशंस को नोटिस करेगी, उस हिसाब से कुछ चेंजेस उसके अंदर लेकर आ जा पाए। पर हुआ पता क्या जी, ये जो इनके द्वारा गैप्स छोड़ दिए गए थे ना, इनको हमारी फ्यूचर गवर्नमेंट्स ने मिसयूज कर लिया। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए, आर्टिकल 200, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ना गवर्नर बेसिकली जो बिल्स है उनको असेंट देता है। आप जानते हो जो लेजिस्लेटिव असेंबली बिल पास करती है वो इन दी एंड
एक्ट कब बनेंगे, जब गवर्नर साहब उनको उसके हस्ताक्षर उनके ऊपर हो जाएंगे। पर यहाँ पर ना आर्टिकल 200 के अंदर कोई भी टाइमलाइन नहीं दी कि कितनी देर के अंदर उनको साइन करना है, कि बिल्कुल भी यहाँ पे टाइमलाइन का जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर ना ये गैप हो गया कि टाइमलाइन नहीं बताई, तो इससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नर्स ने इसको एक तरह से कह लीजिए कि मिसयूज कर लिया। क्यों मिसयूज कर लिया, कि लंबे लंबे टाइम तक बिल वहां पे पेंडिंग है, गवर्नर साहब उनके ऊपर साइन नहीं कर रहे। और स्पेशली ये होगा कहाँ, ऑब्वियसली ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के अंदर। देखो, जो गवर्नर है उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, हमारे जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उनके द्वारा ही किया जाता है। बेसिकली जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके एडवाइसेस के ऊपर ही करा जाता है, जो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट समझने की कोशिश करो कि गवर्नर साहब को जो अपॉइंट किया गया, तो काफी बार ना एक थोड़ा बायसनेस की पॉसिबिलिटी रह सकती है कि ये थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ टिल्टेड हो। और अगर नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी ऑपोजिशन की है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा हमें देखने को मिला, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का ये बिल देख लो, ठीक है, ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर ये पेंडिंग है, ठीक है। यही जो हमारा दूसरा आर्टिकल है उसको डिस्कस करूंगा मैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या होती है। केरला के अंदर आप नोटिस कर सकते हो, सेम चीज आपको तेलंगाना हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सभी जगह ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। अब अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो देखो जो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स थे ना, उन्होंने बात भी करी थी कि हमें क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, गवर्नर साहब के टाइम कितने टाइम के अंदर उनको सिग्नेचर करने या नहीं करने। तो ये सारी बातें उस टाइम पे डिबेट हुई थी, पर तब भी हमने कोई टाइमलाइन नहीं रखी थी कितने टाइम लिमिट के अंदर उनको ये चीज करनी है। अब एक फेमस केस हुआ था पुरुषोत्तम, ठीक है, नंबूदरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये क्लैरिफाई कर दिया। तो चलो ये बात तो हो गई कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, बट इसका मतलब बट कभी भी ना ये केस हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं गया कि क्या गवर्नर साहब इनडेफिनेटली उसके ऊपर बैठ सकते हैं बिल के ऊपर या नहीं बैठ सकते, कि कभी करें ही ना, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा कोर्ट के सामने अभी तक कोई मामला नहीं गया है। बट अलग अलग और केसेस के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो गवर्नर है उनको लेजिस्लेचर की विल को मानना चाहिए, ठीक है ना। देखो लेजिस्लेचर क्या है, एक तरह से इलेक्टेड, ठीक है ना। तो इनकी जो बात होगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बात करेंगे, उनको डेफिनेटली मानना चाहिए, तो उसी तरह से इनको एक्ट करना चाहिए, ये यहाँ पर बात करी गई है। अब देखो गवर्नर के साथ पॉसिबिलिटी क्यों आती है कि बायसनेस की, क्योंकि उनको अपॉइंट कौन कर रहा है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। तो एक तरह से आर्बिट्ररी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए अगर वो डिले हो जाए। ऊपर से देखो कई बार ऐसा भी तो होता है कि गवर्नर साहब किसी बिल को कहाँ भेज देते हैं, प्रेसिडेंट साहब के लिए, कि यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब की बात चलेगी। तो यहां पर भी नोटिस किया गया है कि प्रेसिडेंट साहब भी बहुत सारे केसेस के अंदर जल्दी से एक्ट नहीं करते, और ये भी एक मेजर इशू बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, तमिलनाडु असेंबली के दौरान ना जो नीट एग्जाम्पशन बिल था, उसके रिगार्डिंग उसका बिल पास हुआ था, तो प्रेसिडेंट साहब ने मई 2022 के बाद कुछ भी एक्शन उसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लिया गया है। तो सेम यही चीज हमें प्रेसिडेंट साहब के केस के अंदर भी देखने को मिलती है कि आर्टिकल 201 के अंदर कोई भी टाइमलाइन नहीं डिसाइड की हुई, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप नोटिस करोगे कि अगर मान लो कोई बिल गया प्रेसिडेंट साहब के पास और प्रेसिडेंट साहब इसको वापस भेज दें रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है, बेसिकली रिकंसिडरेशन के लिए कि आप इस बिल को रिकंसिडर कीजिए, तो जो वहां की स्टेट असेंबली है उनको 6 महीने के अंदर अंदर रिकंसिडर करना होता है। तो यहां पर नोटिस कर रहे हो कि इनके लिए स्टेट असेंबली को रिकंसिडर करने के लिए टाइमलाइन है, पर जब बात कर रहे थे गवर्नर की या बात कर रहे थे प्रेसिडेंट की, तब वहां पर कोई टाइमलाइन नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारी हमारे पास कमेटीज बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी। इन्होंने क्या बात करी थी कि जो गवर्नर है, गवर्नर को उस तरह से काम करना चाहिए ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सेम चीज एनसीआरडब्ल्यूसी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी बोली गई थी कि एक तरह की टाइम लिमिट होनी चाहिए। मान लो जैसे 6 महीने की, उस 6 महीने के अंदर ही प्रेसिडेंट साहब को देखना पड़ेगा कि क्या उनको असेंट देना है या नहीं देना। वो सारी बातें अगर टाइम लिमिट के हिसाब से होंगी तो डेफिनेटली अच्छी चीज होगी, ठीक है। बात करें देखो सरकारिया कमीशन की, एम्बेरी फिर आप सभी ने सुना होगा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर इन्होंने भी बात यही करी कि गवर्नर एक तरह से सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा, ठीक है ना। ये जो मान लीजिए कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई जल्दबाजी में मान लो इन्होंने कोई कानून पास करने की कोशिश करी, तो उन हेस्टी लेजिस्लेशन के अगेंस्ट ना गवर्नर एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नर हर चीज को वहां पर रोकने लग जाए। तो ये सारी कंसिडरेशन हमें यहाँ पे दिमाग में देनी पड़ेगी, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कमीशन ने बात करी हुई है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे कि अनरीजनेबल जो डिले, बिना किसी वजह से अगर डिले होता है तो वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है। तो कुछ रीजनेबल टाइम हमारे पास होना चाहिए। जैसे आप जानते हो ना एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल के अंदर आता है, वहां पर भी कोई टाइम लिमिट तो नहीं डिसाइड करी गई कि कितने देर में स्पीकर को वहां पे एक्ट करना है, पर
अगर आप नोटिस करोगे इस केस को, केशव मेघा चंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात ये करी थी कि जो स्पीकर है उनको रीजनेबल टाइम के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, और वहां पर उस जजमेंट में उन्होंने 3 महीने की यहाँ पर बात करी थी। तो इस तरह के जो अलग अलग डिसीजन है ना, ये क्लियरली हमें ये शो करते हैं कि गवर्नर को विद इन टाइम एक्ट करना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम उनके पास होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि वो इनडेफिनेट टाइम के लिए वहां पर बैठे रह पाए। ठीक है, तो राइटर का भी यही पॉइंट है, व्यू पॉइंट यही है कि जैसे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वही उस हिसाब से बात करे, गवर्नर का काम सिर्फ इतना है कि वो चेक करता रहे उसको कि कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो रहा, कुछ उसके अगेंस्ट तो नहीं हो रहा। अगर ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी हैं तो डेफिनेटली हमें इन सभी चीजों को जो अलग अलग बिल्स हैं उनको टाइम के विद इन पास कर देना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। अब चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है किसकी, ऑनलाइन गैम्बलिंग की, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। अभी देखो, मैं आपके साथ जब पहला आर्टिकल डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना कि गवर्नर साहब क्या करते हैं, गवर्नर साहब बहुत सारे बिल्स को अपने पास रखे रहते हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेते। तो अभी क्या हुआ है, तमिलनाडु के द्वारा ना ये पर्टिकुलर बिल को पास किया गया था, तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल। अब ये जो पर्टिकुलर बिल है, वहां के जो गवर्नर साहब है अभी तक उन्होंने कुछ ना एक्शन, ना उसके ऊपर हस्ताक्षर किया, ना वापस किया है, कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक उसकी एक एग्जांपल बन जाती है। अब अगर आप नोटिस करोगे ना इस ऑनलाइन गैम्बलिंग की, ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है? देखो, तमिलनाडु के अंदर ना बहुत सारे हमें सुसाइड के केसेस देखने को मिले हैं, और इसके पीछे एक रीजन क्या मानी गई है, ऑनलाइन गैम्बलिंग। जैसे आप देखते हो ऑनलाइन जो होती है रमी, ठीक है, ऑनलाइन पोकर, इस तरह की चीजें। अब होता क्या है इन गेम्स के अंदर ना, बहुत बार आपको दिखाया जाता है कि आप यहाँ पर 50,000 रुपए लगाओ, आप 5 लाख जीत सकते हो। तो बहुत सारे लोग इसमें इसको प्ले करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी से पैसा कमा पाए, बट इन दी एंड होता क्या है, वो पैसा हार जाते हैं एंड वो बाद में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तमिलनाडु के अंदर देखने को मिले हैं। इस वजह से वहां की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने इस बिल को पास किया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट इस बिल के फेवर में है, वहां की जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे आप बात कर लीजिए, ठीक है ना, वहां की बीजेपी पार्टी की, या फिर जो और भी जितनी वहां की ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन सभी ने इस बिल का समर्थन किया है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वहां पर बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो इतने सारे यहाँ पे देख रहे हो 32% जो सुसाइड इनका हो चुका है, जिन्होंने सुसाइड किया है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। और उसका एक तरीका क्या है, ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करते हुए ही। इसके साथ ही अगर आप नोटिस कीजिए, ये जो बात करी जा रही है ना रमी और पोकर की, दरअसल में क्या है, ये गेम ऑफ स्किल है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये गेम ऑफ स्किल वगैरह होता क्या है। मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, बट नोटिस करो, जो ऑनलाइन गेम्स है ना, दो तरह की हो सकती है। मान लो एक हो सकती है गेम ऑफ चांस, और दूसरी हो सकती है गेम ऑफ स्किल। अब ये गेम ऑफ चांस क्या है, देखो गेम ऑफ चांस में ना आपका कोई भी आपका हाथ में चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं कि आपके पास कार्ड्स कौन से आएंगे, अगर कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास रैंडम कुछ भी कार्ड आ सकते हैं। या फिर मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो एक क्वाइन है, और क्वाइन टॉस करने के ऊपर हेड आता है तो आप 10,000 जीत गए, अगर टेल आता है तो 10,000 हार गए। अगर मान लो इस तरह की चीजें हैं, तो क्या आपके स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है? ये नहीं, ये तो प्योरली चांस के ऊपर है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो चीजें प्योरली चांस के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं गेम ऑफ चांस, जैसे कि कॉइन को टॉस करना, या फिर डाइस को रोल करना, या फिर कोई रैंडम नंबर बॉल बाहर आना, ये प्योरली चांस के ऊपर है। बट ऑन द अदर हैंड कुछ गेम होती हैं आपकी स्किल के रिगार्डिंग, जहां पर क्या होता है, आपका कुछ स्किल यूज होता है। ठीक है, चांस भी कुछ कंपोनेंट हो सकता है, बट कुछ स्किल का गेम भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने ऑनलाइन चेस खेली होगी कभी, ठीक है ना, ये आपके स्किल के ऊपर निर्भर करती है कि आप कैसे खेलते हो। कई बार जो अलग अलग क्रिकेट की जो फैंटेसी स्पोर्ट्स होती हैं, या फिर फुटबॉल की फैंटेसी स्पोर्ट्स होती हैं, ये भी आपके कुछ हद तक आपके स्किल के ऊपर निर्भर करती है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बात यहाँ पे राइटर के द्वारा करी जा रही है कि ये जो गेम्स को हम बैन करने की बात कर रहे हैं, मेजरली क्या है, वहां पर कुछ गेम ऑफ स्किल है, ठीक है ना। और गेम ऑफ स्किल को पूरी तरह से बैन करना क्या हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि देखो रमी खेल रहे हो या पोकर खेल रहे हो, यहाँ पर आपके कुछ स्किल्स लग रहे हैं। तो अगर पूरी तरह से आपने इसको बैन कर दिया तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है कि आपने बिल्कुल रोक दिया। गेम ऑफ चांस को बिल्कुल बैन करना है तो वो एक ठीक है, बट गेम ऑफ स्किल को अगर आप कर रहे हो तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो सकती है। पहले भी इस तरह के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे हैं, और वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि आप इन चीजों को रेगुलेट कर सकते हो, पर पूरी तरह से बैन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। बट गवर्नमेंट ने एक चीज नोटिस किया कि देखो बहुत सारे हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं बच्चों को, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट जाती हैं, उसकी वजह से ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो राइटर है ना, उनका बात कर रहे हैं कि अगर बिल पेंडिंग भी है ना गवर्नर के कॉरेस्पॉन्डिंग, पर ऐसा नहीं है कि और कोई हमारे पास लीगल प्रोविजन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप जानते हो हमारे पास क्या है, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब इसके अंदर क्या है, इस पर्टिकुलर अथॉरिटी कॉरस्पॉन्डिंग कि ये अथॉरिटी ने ना कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गेमिंग देख रहे हो, ये किसके अंदर आ गया, एक तरह से ई कॉमर्स के अंदर आ गया ना। तो ई कॉमर्स वगैरह की जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकती हैं कि मान लीजिए किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दी, तो वहां पर उसके रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारी पेनल्टीज हैं, ताकि हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करना हो तो अच्छे से हमारे पास ट्रांसपेरेंसी हो। ये सारी बातें यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने कोई गड़बड़ करी, कोई गलत एडवर्टीजमेंट दे दी, या फिर कुछ इस तरह से लोगों को अननेसेसरीली मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, तो वहां पर 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है। उसी तरह से 50 लाख तक अगर दोबारा से गलत करोगे, इस तरह से मल्टीपल चीजें यहाँ पर हमें नोटिस करने को मिल जाती हैं। तो जरूरत यही है कि एक तरह की ना सेंसिटिव ड्राइव लेकर आई जाए, जहां पे लोगों को अवेयर करवाया जाए इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या इश्यूज हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के रिगार्डिंग, एंड इससे उनको बाहर किया जा पाए। तो ये सारा तरीका हो सकता है अगर हमारे यहाँ पे अभी बिल यहाँ पे जो एक्ट है नहीं बन पाया, बट अदरवाइज बाकी मैकेनिज्म के थ्रू भी हम यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग के जो इश्यूज हैं वो लोगों तक अच्छे से पहुंच पाए। चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो रिलेट करता है इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, राइटर ने वर्ड यूज किया है बूमिंग। ये बूमिंग वर्ड पता क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर आप पिछले 20 साल का थोड़ा डेटा नोटिस करोगे तो इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। चाहे आप देख लीजिए टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर इवन इंडिया की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, वो काफी धीरे धीरे बेहतर होती जा रही हैं, और उस वजह से भी बाहर से हमारे पास पैसा अच्छा खासा आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा आया है, एंड कंपनीज ने भी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश करी है। आज के टाइम पे अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, जैसे जियो के आने के बाद से भी हमने देखा है कितनी तेजी से टेलीकॉम सेक्टर ग्रो हुआ है। उससे पहले भी हमारे यहाँ तेजी थी, बट उससे आने के बाद और भी ज्यादा तेजी हमें यहाँ पर इस सेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिली है। थोड़ा डेटा यहाँ राइटर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिए, इंडिया का जो मार्केट है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और कितना सब्सक्राइबर बेस है, नियरली 116 करोड़ का। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने ना बहुत अच्छी कुछ पॉलिसीज लेकर आई हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें आज के टाइम पर अच्छी देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही अगर आप और भी कुछ पॉइंट्स नोटिस करो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जब हमारे कोविड-19 आया उसके टाइम पर हमने कोशिश करी कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पर हम एक अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकते हैं, और कंपनीज को एक तरह से प्रमोट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें, ठीक है ना। तो जो इंक्रीमेंट सेल्स थी, कि जैसे जैसे सेल्स उनकी बढ़ती जाएंगी, उनको कुछ ना कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स यहाँ पे देने की बात करी गई थी अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो यहाँ पर इन्होंने टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड करा गया था। उसके साथ ही 6G के रिगार्डिंग इनोवेशन ग्रुप है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे FDI, तो FDI में भी हमें नोटिस करने को मिला है कि FDI काफी तेजी से बढ़ा है, स्पेशली इवन ड्यूरिंग कोविड के टाइम पर भी ना, जैसे आप नोटिस करो तो वहां पर भी हमें अच्छा खासा FDI देखने को मिला है। अगर पिछले 20 साल की बात करें तो नियरली 39 बिलियन US डॉलर का हमें FDI इंडिया के अंदर हमें आया है इन द टेलीकॉम सेक्टर। इसी साथ डिमांड भी अच्छी खासी है, ठीक है ना। 117 करोड़ टोटल सब्सक्राइबर बेस है, राइट। तो अगर बात करें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ट्राई की, तो अगर जो इंडिया का वायरलेस अगर आप नोटिस करोगे कितना डेटा यूजेज है, तो नियरली कितना है, 11 GB पर मंथ, महीने का 11 GB हम यूज कर रहे हैं। और ये देखो डेफिनेटली जियो के बाद से काफी सिनेरियो ये चेंज हुआ है, तो इस वजह से काफी तेजी इसके अंदर आई है। उसके अलावा आने वाले टाइम के अंदर आप जानते हो हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, ठीक है ना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, IoT हो गया, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें यूज होंगी। अब इन सभी चीजों को यूज करने के लिए क्या चाहिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री डेफिनेटली चाहिए, इंटरनेट और बेटर चाहिए, 5G चाहिए, 6G, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी बन जाती है आने वाले टाइम के अंदर। पर एट द सेम टाइम कुछ यहाँ पे हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू द टेलीकॉम सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है राइट ऑफ वे चैलेंज। देखो अगर आप नोटिस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी हमें ना लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब रोड को किस तरह से हम एलोकेट करें, आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर के अंदर कुछ और चीजें वहां पे ऐड होनी होंगी, या फिर बहुत जगह से अप्रूवल लेना होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, रेलवे से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से। तो सेम चीज हमें यहाँ पे टेलीकॉम के अंदर भी देखने को मिल जाती है कि कैसे वो आगे ग्रो कर पाएंगे। तो ये काफी डिले हो जाता है, इसकी वजह से टावर्स की डेवलपमेंट ये टाइम पर नहीं हो पाती। उसी तरह से एक मुद्दा क्या है, OTT और टेलीकॉम का। देखो आज के टाइम पर अगर आप नोटिस करो, आप एक तो कॉल कर सकते हो, आपके पास जो भी एयरटेल है, जियो है, वहां से कॉल कर सकते हो, या फिर आजकल तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इनके थ्रू भी कॉलिंग यहाँ पे आज के टाइम पर पॉसिबल है। तो जो हमारे ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना, और जो हमारे टेलीकॉम्स हैं,
इनके बीच में काफी क्वेश्चन मार्क्स आपस में उठ रहे हैं। रीजन बीइंग कि जो अच्छा खासा रेवेन्यू था, वो रेवेन्यू मान लो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू वो एयरटेल जियो को कम हो जाता है। इसके अलावा जो फिक्स्ड लाइन पेनिट्रेशन है वो कम है। बेसिकली पॉइंट क्या है, हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसकी कमी है। आप देखते हो ना वो लाइनें बिछी होती हैं, तो लाइनें बिछाना अगर आप नोटिस करोगे इंडिया में काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बाकी 5G नेटवर्क्स के लिए जो टावर्स चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, उसकी कमी है। फाइबर नेटवर्क्स जो होने चाहिए उसकी कमी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर इशू इंडिया के अंदर बन जाता है विद रिगार्ड्स टू टेलीकॉम सेक्टर। इसके साथ ही ई वेस्ट, ठीक है ना, आप नोटिस कर रहे हो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो बहुत सारी चीजें हम जनरेट कर रहे हैं, पर ई वेस्ट भी जनरेट हो रहा है साथ ही साथ में। तो ई वेस्ट को कैसे हम टैकल करेंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है। और नियरली 95% जो ई वेस्ट है वो इलीगली डिस्पोज होता है। ऊपर से जो कनेक्टिविटी है वो अर्बन एरियाज में तो अच्छी है, पर रूरल एरियाज में आज के टाइम पर भी पेनिट्रेशन काफी मेजर इशू बन जाता है। देखो रूरल एरियाज में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि देखो कॉस्ट काफी ज्यादा लगती है टेलीकॉम सेक्टर को और उतना उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता। तो ये सारे इश्यूज इनके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आने वाले टाइम में सर करना क्या चाहिए, देखो आने वाले टाइम के अंदर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले तो उसको अच्छे से डेवलप करो, ठीक है ना। साथ ही साथ लोगों के अंदर जो डिजिटल स्किल्स है उनको जनरेट करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, सबको एम्पावर करना चाहिए। नए नए यंग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसके साथ ही अगर कहीं पर भी कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ ग्रीवांसेस आते हैं, उनको कैसे रिड्रेस करना चाहिए उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो। हमने टीडी सेट बना तो रखा है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल, पर वो किस तरह से वर्क करेगा उसके प्रोएक्टिवनेस के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे अच्छे से वर्क करने की जरूरत है। साथ में ही टेक्नोलॉजी को यूज करना आने वाले टाइम के अंदर, जो मैं आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बात कर रहा था ना, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहां पर कैसा हमारा टैलेंट पूल हो, क्या स्किल्स हो, वहां पे क्या इनोवेशन हो, इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर पॉलिसी यहाँ पर होनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं हम, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंप्रूव करेंगे तो उसके बेसिस पे हम ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। इसके अलावा ना एक राइटर ने और बात करी है कि भारत नेट को भाषणी के साथ हम लिंक करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत नेट क्या है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हाई स्पीड इंटरनेट है वो अलग अलग जगह तक लेके जाएं, अलग अलग हाउस होल्ड या इवन जो हमारे विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वहां तक पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी क्वालिटी क्वालिटी इंटरनेट पहुंचे। इसको अगर हम लिंक करें भाषणी के साथ, भाषणी क्या है, बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। लैंग्वेज जैसे मान लो कोई भी और लैंग्वेज है ना, मान लो कन्नड़ है या फिर कोई मराठी है, उसको कैसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो अलग अलग जो डिजिटल सर्विसेज हैं इसके थ्रू अच्छे से प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो अगर भारत नेट को भाषणी के साथ इसको लिंक किया जाएगा तो वेरी श्योर इन द लॉन्गर टर्म हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अलग अलग डिजिटल सर्विसेज हम आसानी से लोगों तक उनकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर अच्छे से पहुंचाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ सजेशंस थे जो राइटर दे रहे थे। आप भी इन पर्टिकुलर सजेशंस को अपने मेंस के आंसर में नोट कर सकते हो। तो देखो ये थे आज के तीनों एडिटोरियल जो हम आज डिस्कस करने थे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।